जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है असर्शन एंड रीजन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे सीबीएसई के धुरंधर टीचर। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए मैं आ गया हूं आपके लिए ये वाली वीडियो लेके, जिसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा। तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से जंप करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई, जरा देखो, जरा पेन वेन ले लिया जाए। लो जी, पेन ले लिया हमने। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई चलो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बता दिया जाए कि भाई क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक स्क्रीन लेते हैं, जरा ब्लैंक सी लाल कलम से लिखते हैं हम। जरा आजा भाई, आ गई जी, स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब बताएं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो भाई जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दो कंट्रीज के बीच में, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2। सपोज करो ये मेरा प्यारा भारत महान इंडिया और ये कोई दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लेते हैं। मतलब किसी कंट्री को क्यों बोलूं मैं, पूरे के पूरे विश्व को एक तरफ रख दिया और भारत को एक तरफ रख दिया, मेरा भारत महान। और ये जो भारत के साथ दूसरे देशों की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, ऑल ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस बच्चों? ऑल ट्रांजैक्शन, जितना भी पैसों का आदान प्रदान होगा। कौन सी ट्रांजैक्शन बच्चों? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो एक कंट्री से, इंडिया से दूसरे देश में जितना पैसा जाएगा और दूसरे देशों से इंडिया में जितना पैसा आएगा, उन सभी ट्रांजैक्शंस के अगर मैं बैलेंस को निकाल दूं और इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि भारत से ज्यादा पैसा बाहर गया या विदेशों से भारत में ज्यादा पैसा आया, इसी डिफरेंस को, इसी अमाउंट को मैं क्या कहता हूं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चों ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव को बोलते हैं सरप्लस और नेगेटिव को बोलते हैं बच्चों डेफिसिट। अब ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये दो तरह की होती हैं बच्चों। एक होती हैं ऑटोनॉमस और एक होती हैं एकोमोडेटिंग। ये जरा ध्यान दे लो, क्या डिफरेंस है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में बच्चों? ध्यान दो जरा। जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती हैं, ऑटोनॉमस, भाई स्पेलिंग ऑटोनॉमस की गलत हो गई है, जरा इसको ठीक कर दिया जाए पहले। ऑटोनॉमस, अब है पूरी स्पेलिंग। मन में कुछ और चल रहा था और स्पेलिंग लिख दी ऑटोमस की ऑटोनॉमस। तो भाई ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं बॉस, जो कभी भी ये ध्यान में रख के नहीं की जाती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूं इस किसी बढ़िया चंदानी लाल टाइप आदमी की, तो ये चंदानी लाल जी जो है ये ना बाहर से सामान खरीदते बेचते हैं, बड़े मोटे बिजनेसमैन, मोटे ये वाले भी और ये वाले भी, दोनों मोटे हैं ये। तो ये जब भी चाइना का, जब भी दिवाली आती है, चाइना से दबा के लड़ियां खरीदते हैं और खूब दबा के चांदनी चौक में बेचते हैं। तो भाई क्या हो रहा है, ये इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि इनकी इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि ये इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। मतलब इन ट्रांजैक्शन में हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, पैसा इंडिया से आ रहा है जा रहा है, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा करने लग जाए और इंडिया में इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाए और इंडिया से बहुत सारा पैसा बाहर जाने लग जाए, तो भैया ये वाली ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कौन करेगा भाई? भारत सरकार। और ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू इस
डेफिसिट को, जो डेफिसिट आ गया चंदानी लाल जैसे लोगों की वजह से, इन्होंने अपनी तो चांदी चांदी कर ली और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इनकी वजह से जो डेफिसिट आया, उस डेफिसिट को ठीक करने के लिए की जाती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बच्चों इनका ट्रांजैक्शन करना भी जरूरी है, बट ये मैक्रो लेवल को ध्यान नहीं रखते, ये अपने लेवल पे अपनी इनकम के हिसाब से सोचते हैं, इस वजह से ये अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो देश के हिसाब से गलत हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो माइक्रो लेवल पे एकदम सेट बैठ रहा हो, मैक्रो लेवल पे भी एकदम सेट बैठे। मतलब माइक्रो लेवल पे वो बेनिफिशियल हो सकता है, बट मैक्रो लेवल पे हो सकता है वो बेनिफिशियल ना हो, देश का नुकसान कर रहा हो। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेविंग्स का। अगर आप इंडिविजुअल सेविंग करते हो, मैं अपने पैसे सेव करता हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगा, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। लेकिन वही सेविंग अगर मैं किसी अच्छे चैनल के थ्रू नहीं करता, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू नहीं करता, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल लेता हूं पैसा, तो क्या होगा? वो पैसा मेरे इकोनॉमी के फ्लो से बाहर हो जाएगा। अगर नहीं पता तो स्टॉक और फ्लो की वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फ्लो और क्या होता है स्टॉक बच्चों। अच्छा जी, तो भाई ये हमें समझ में आ गया कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ये सोच के नहीं की जाती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ये सोच के की जाती है या इसलिए की जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई डेफिसिट है तो उसको ठीक कर दिया जाए। चलो जी, मोटा मोटा हमने एसेशन रीजन पे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अभी 2-4 और पढ़ाता हूं आपको, पहले इस क्वेश्चन भैया को निपटाते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भैया बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इक्विलिब्रियम को ध्यान में रख के नहीं की जाती, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन तो इक्विलिब्रियम को ध्यान में रख के ही की जाती। अच्छा जी, रीजन क्या दे रहा है? अकोमोडेटिंग आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। ओहो, ये गड़बड़ बोल दिया भाई, जरा इसको भी ठीक कर दें जरा। तो भैया जो हमारे ठीक है अकोमोडेटिंग आइटम अबव द लाइन, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो अकोमोडेटिंग आइटम है इन्हें कहते हैं हम बिलो द लाइन आइटम, और जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं उन्हें कहते हैं हम अबव द लाइन आइटम। ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि इनमें कितनी भी ऊपर जा सकते हैं, और अबव द लाइन मतलब बिलो द लाइन का मतलब अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ये डेफिसिट को ठीक करने के लिए की जाएगी। ये कभी डेफिसिट अगर खत्म हो जाए तो सरप्लस में ले जाने के लिए कभी नहीं की जाएगी। तो ये बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है बच्चों। अच्छा जी, तो ये वाली स्टेटमेंट जो हुई बच्चों हमारी, वो क्या साबित हो गई? गलत साबित हो गई। और असर्शन रीजन के बारे में आप लोग जानते हो कि अगर एक सही और एक गलत आ गया है, मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं इसके बारे में, इसमें भी बताता हूं, अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो या तो सी आएगा या डी आएगा। अब हमें ये पता लग गया नीचे वाला गलत है, तो भैया ये सही और ये गलत। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए भैया हमारा, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। कंप्यूटर जी आंसर बताइए, सी इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना आसान है। लेकिन अगर ये भी ट्रू हो जाता, सपोज करो ये भी ट्रू हो जाता, देन वी हैव टू चेक कि इनके बीच में कोई रिलेशन है। मतलब ये वाला रीजन क्या इस स्टेटमेंट से संबंध रखता है, क्या इससे रिलेटेड कोई बात की गई है, क्या ये लाइन इस वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके दिखा रही है। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे, और अगर ऐसा हां हुआ तो ए आंसर होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बी आंसर होता है। मतलब अगर ये सिर्फ सच है, रिलेशन नहीं है, तो बी आंसर होगा, और अगर इनके बीच में रिलेशन भी है, ये इसका सही रीजन भी है, तो ए आंसर होगा। इतना आसान 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, लड्डू क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ओनली। भाई देखो, मैंने अभी आपको बताया ये ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जैसी भी हो सकती हैं, उन सब की बात करता है। और ये कह रहा है ओनली। ओनली कहते ही ये भाई साहब गलत साबित हो गए, फॉल्स हो गई इनकी बात। गीता पे हाथ रख के झूठ बोल दिया इन्होंने। तो भैया ये वाली अगर बात फॉल्स हो गई, तो अगर आंसर बताऊं तो सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब पहली स्टेटमेंट पढ़ी और आंसर निकाल दिया। जिस क्वेश्चन में आप लगा सकते हो 5 मिनट, उस क्वेश्चन को कर दिया हमने 1 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व।
सिर्फ एक लाइन पढ़ी और आंसर आ गया। यही है टेक्निक। जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो ही तरक्की करते हैं भैया। गधे घोड़े तो खूब मेहनत करने वाले हैं, और गधे और घोड़े में फर्क भी यही है। गधा जो है गधे की तरह मेहनत करता रहेगा और घोड़ा जो है वो स्मार्ट वर्क करेगा। तो भैया आप जरा स्मार्ट वर्क करो और सीधा आंसर लिख के आ जाओ, लेकिन समझाने के पर्पज से जरा और स्टेटमेंट भी पढ़ ली जाए। भाई आंसर तो हमने निकाल दिया है, डी ही आंसर आने वाला है, बट अगला वाला पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आंसर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आंसर को निकालते कैसे हैं। और सिर्फ मेरी हर वीडियो को देख के आप चैप्टर्स को रिवाइज कर लोगे। एक वीडियो देखी और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलो जी, सरप्लस, रीजन कह रहा है कि जो सरप्लस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेस ऑफ आउटफ्लो ओवर इनफ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड। भाई यहां पर ध्यान देना, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सरप्लस मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव चला गया, तो ये क्या इसकी वजह से होगा कि जो हमारा आउटफ्लो ओवर इनफ्लो, मतलब विदेशों से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो हम कम खरीद रहे हैं, और विदेशों को जो हम सामान बेच रहे हैं वो हम ज्यादा बेच रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ये कह रहा है आउटफ्लो, ये कह रहा है आउटफ्लो जो है, क्या लिखा हुआ है, ओवर इनफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो। किसका इनफ्लो बच्चों? ट्रेड। यहां पैसे की बात नहीं कर रहा, यहां ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड। तो भाई ध्यान रखना, ट्रेड की बात कर रहा है। अगर पैसे की बात कर रहा होता तो भैया सरप्लस नहीं डेफिसिट हो रहा होता। अभी फिलहाल ये ट्रेड की बात कर रहा है, मतलब अगर हम ज्यादा बेचेंगे और कम खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल सही बात है, एकदम कायदे में रहेंगे और फायदे में भी रहेंगे। तो आंसर आ गया हमारा डी। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये सभी ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं आ रहा है इनके बीच में, और ऊपर वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स ही साबित हो गई है। तो भैया डी ही आंसर हो सकता है हमारा। कंप्यूटर जी जरा आंसर बता दीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, अब बनाते हैं इसको भी एकदम हलवा। सेल ऑफ मशीनरी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट। तो भैया थोड़ा सा जानकारी और ले लो जरा हमसे। क्या भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। भाई इस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं बच्चों, वो बात करती हैं विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर की। और जो कैपिटल अकाउंट बात करता है वो बोरोइंग्स की और स्मॉल सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट्स की। बच्चों अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन तीन आइटम से रिलेटेड है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है, इनविजिबल है या विजिबल है, तो करंट अकाउंट में आ जाएगी। कोई भी बोरोइंग्स है, स्मॉल सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर आ जाएगी। डिटेल में समझ लो जरा इसका मतलब। विजिबल आइटम गुड्स की बात कर रहा है, इनविजिबल सर्विसेज की बात कर रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर गिफ्ट और ग्रांट्स की बात कर रहा है। करंट अकाउंट में आता है प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट। आएगा तो फायदे में जाएगा और जाएगा तो नुकसान में जाएगा, मतलब आएगा तो क्रेडिट जाएगा तो डेबिट। कैपिटल अकाउंट बोरोइंग्स मतलब लोन लेना, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पर इन्वेस्ट करना, और स्मॉल सेविंग्स का एग्जांपल है बच्चों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सरकार की ऐसी स्कीम जिसके थ्रू सरकार लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है बट बहुत हैवी अमाउंट इकट्ठा करती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है भैया? हमारे मोदी जी का दिमाग। भाई गुजराती आदमी है, हल्का दिमाग नहीं लगाते। क्या लगाया था भाई? जन धन योजना। बहुत तेज होते हैं गुजराती, व्यापारी होते हैं, बहुत तेज होते हैं। जनधन योजना में बोला कि भैया फ्री में अकाउंट खोल देता हूं। सारे बैंकों को रूल बना दिया कि भैया आपको जनधन योजना में इतने अकाउंट खोलने ही खोलने हैं, कोई भी खुलवा सकता है आपका। अब जो अकाउंट खुलवाएगा वो कुछ तो पैसा जमा करेगा उसमें,
और करोड़ों लोगों ने अकाउंट खुलवाया, और अगर एक आदमी ने 100 रुपए भी जमा करे तो सोचो कितने करोड़ों रुपए हो गए। लेकिन कुछ ने तो ज्यादा भी जमा कर रखे हैं उसमें। तो भैया जनधन योजना एक बहुत बढ़िया स्मॉल सेविंग का कॉन्सेप्ट था उनके थ्रू। ऐसे ही किसान विकास पत्र भी यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप पैसा अर्न कर सकते हो और सरकार अपनी स्मॉल सेविंग्स करवा सकती है। तो भैया ये होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ जरा टॉपिक पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मशीनरी। अब मशीनरी देखो, ये जो मशीनरी है क्या ये विजिबल आइटम नहीं है? बिल्कुल विजिबल आइटम है कि नहीं है? इसको देख सकते हो नहीं देख सकते हो? तो कह रहा है कि मशीनरी को अगर आप सेल कर रहे हो तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट की। बिल्कुल सही बात है, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, हम राजी हैं, ये भी राजी हो गए। तो भाई अब कह रहा है कि एनी ट्रांजैक्शन या मर्केंडाइज जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है आर रिकॉर्डेड ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल भाई, ये वाली बात भी एकदम सही कह रहा है। ये कह रहा है कि जो भी मर्केंडाइज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आएगा। हमने भी यही बात सीखी है अभी बिल्कुल यहां पर। तो बहुत बढ़िया, ये भी सही कह रहा है। क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है? भाई बिल्कुल रिलेशन दिख रहा है। यहां पर मशीनरी की बात करी है और वहां पर वही स्टेटमेंट दे दी जो ये दिखाती है कि ऊपर वाली बात को सही साबित कर रहा है। मतलब इनके बीच में जो रीजनिंग है वो क्या साबित हो रही है? सही साबित हो रही है। तो ऐसे केस में आंसर क्या बनता है बच्चों? ए। कि ए भी सही मतलब असर्शन भी सही है, आर मतलब रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन के बारे में ही तो बात कर रहा है, वो उसी चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो भैया आंसर आ गया। ये कंप्यूटर जी जरा आंसर बता दो बच्चों को। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कंट्री ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कह रहा है एक कंट्री हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। कोई कंट्री कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि अगर बाई चांस उसका बैलेंस इन करंट अकाउंट जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है वो हमेशा इक्वल होगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के। बिल्कुल जी, ऐसा होगा ही होगा। तो ये वाली बात एकदम सही है। अगर कभी यहां पर नेगेटिव आ जाता है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू उस नेगेटिव को खत्म किया जा सकता है। अगर यहां पर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, आगे यूज किया जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इसको यूज किया जा सकता है। तो भैया ये वाली बात एकदम सही है, एक का बैलेंस दूसरे से मैच कर जाता है। दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस है मतलब जो आपकी रिसीट है वो बराबर हो जाए किसके बच्चों? पेमेंट के। इंडिकेट स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कह रहा है कि इनका आपस में जो रिलेशन होता है ये एक स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर रहा है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या साबित होती है बच्चों? ट्रू साबित होती है। ये भी सच हो गई और ये भी सच हो गई। अब आप ये देखिए क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? भाई पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कंट्री हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहेगी और उसका करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बराबर होगा। और दूसरी वाली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में हो तो इकोनॉमी की, ये क्या इंडिकेट करता है? स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन को इंडिकेट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो क्या रिलेशन बैठ रहा है इसके बीच में? बिल्कुल जी, रिलेशन बैठ रहा है। यहां पर भी बैलेंस की बात की जा रही है और यहां पर भी बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन को दिखा रहा है, मतलब सही रीजन दे रहा है। इस वाली स्टेटमेंट को ये बात बिल्कुल साबित कर रही है, स्टेबिलिटी को दिखा रही है दोस्तों। तो भैया एकदम सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए होना चाहिए। कंप्यूटर जी जरा आंसर बता दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कैपिटल ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा कंप्यूटर जी ने मिस्टेक कर दी है, हमारे टाइपिंग वाले जो भैया हैं थोड़ा लिखना भूल गए। कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऐसी ट्रांजैक्शन थोड़ी है जो बार बार होनी चाहिए।
ये तो तभी की जाती हैं जब हमें लगता है कि भाई करंट अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर हमें जरूरत महसूस होती है बोरोइंग्स की, स्मॉल सेविंग्स की, या फिर इन्वेस्टमेंट की। तो ये सब तो कैपिटल नेचर की है एसेट, इससे फिक्स्ड एसेट्स जो है इफेक्ट होते हैं, तो भैया नॉन रिकरिंग होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला, कैपिटल ट्रांसफर अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। भाई ये कह रहा है कि अगर कैपिटल ट्रांसफर होता है तो एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कैपिटल ट्रांसफर करोगे तो या तो आपकी एसेट बढ़ेगी या फिर एसेट आपकी घटेगी, दोनों बातें सही हैं। बट इन दोनों का क्या आपस में कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? नहीं दोस्तों, इनका आपस में कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात करी कि वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, और यहां पर कह रहा है कि इसका एसेट्स और लायबिलिटी से कोई रिलेशन है। मतलब इस वाली स्टेटमेंट का कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई दे रही है यहां पर। तो भैया हमारा ए आंसर नहीं हो सकता, बट दोनों बातें सही कह रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो जब दो ट्रू आ जाए देन वी हैव टू चेक कि भाई क्या इनके बीच में जो रिलेशन है, जो रीजन है, क्या वो सही है या फिर वो गलत है या फिर वो नहीं है। तीनों चीजें सही है तो ये आंसर, नहीं है या गलत है तो बी आंसर। तो इस वाले का आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है दोस्तों, तो आपके लिए ये वाला हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। इस बात का मेरा आपसे वादा है, और आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। सीबीएसई से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या आती है, एग्जाम्स में, रोल नंबर में, मार्कशीट में, क्या चूज करना है, कैसे करना है, सारी की सारी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।